हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग सेतु। तो स्टूडेंट, आपको क्या चाहिए? आपको सक्सेस चाहिए फ्यूचर में, और सक्सेस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? भरपूर नॉलेज होनी चाहिए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की। ठीक है, और वो नॉलेज आपको कौन प्रोवाइड करने वाला है? वो नॉलेज आपको इस चैनल से प्रोवाइड होने वाली है। तो एक तरह से ये जो चैनल है इंजीनियरिंग सेतु, ये सेतु है आपका और सक्सेस के बीच का। तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको हर सब्जेक्ट डीपली आपको कंसेप्ट बताऊँ, सब्जेक्ट का हर टर्म का मैं आपको कंसेप्ट बताऊँ, उसकी एप्लीकेशन बताऊँ, वो कहाँ काम आती है। तो इसी सीक्वेंस में स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसके बिना कोई भी डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप किसी कंपोनेंट की डिज़ाइन कर रहे हैं या सिविल स्ट्रक्चर में किसी चीज़ की डिज़ाइन कर रहे हैं, पुल की डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर मशीन कंपोनेंट की डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम कहेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की नॉलेज के बिना डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में सॉलिड के बारे में जितनी भी टर्म्स यूज आती है उसके वही डिज़ाइन में काम आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के? तो बेसिक कंसेप्ट में आते हैं आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है स्ट्रेंथ, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होती है, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, चाहे वो मैकेनिकल में जितने भी कंपोनेंट आते हैं उनका मटेरियल हो, कास्ट आयरन है, स्टील है, उनका मटेरियल हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो स्ट्रेंथ है। उसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन की। कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, कितने टाइप के स्ट्रेंस होते हैं, उसमें हम बात करेंगे। इलास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, हुक्स लॉ क्या होता है, लीनियर एंड लेटरल स्ट्रेन, पॉइजन रेशो, देन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होती है स्टूडेंट? सिंपल सा मैं एग्जांपल लूँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, तो आप में दो तरह की स्ट्रेंथ है, एक मेंटल स्ट्रेंथ और एक है फिजिकल स्ट्रेंथ। तो मेंटल स्ट्रेंथ तो ठीक है, जो आपका जो आईक्यू लेवल है, आपके ब्रेन का आईक्यू लेवल है, अगर वो बहुत ही अच्छा है तो हम कहेंगे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ को हम किस तरह से मेजर करेंगे? तो इसका सबसे सिंपल मेजरमेंट का तरीका है कि अगर मैं आपके सिर पे लोड रख दूं या वेट रख दूं, ठीक है, और वो धीरे धीरे मैं वेट बढ़ाता जाऊं, तो कितने वेट तक आपकी बॉडी विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन के आपकी बॉडी इसको सस्टेन कर लेगी। ठीक है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो मान लीजिए कि आपने 100 kg वेट बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी स्ट्रेस के, कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बिना स्ट्रेस के आपने उसको सस्टेन कर लिया, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। सिमिलरली अगर हम मटेरियल की बात करें, ठीक है, अगर मैं मटेरियल पे लोड अप्लाई कर देता हूँ, या मटेरियल पे कोई वेट अप्लाई कर देता हूँ, या मटेरियल पे मैं फोर्स अप्लाई कर देता हूँ। देखो, तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स, लोड और वेट। ठीक है, तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। तो फोर्स होता है, या फिर लोड कहें, या फिर हम वेट कहें। तो अगर मैं फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, या फिर लोड अप्लाई कर देता हूँ, या फिर वेट अप्लाई कर देता हूँ किसी बॉडी पर, अगर वो बॉडी विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन उस वेट को सहन कर लेती है या सस्टेन कर लेती है, मैक्सिमम लोड, ऐसा नहीं है कि आपने 1 kg डाल दिया और उसको उसने सस्टेन कर लिया तो 1 kg उसकी स्ट्रेंथ हो गई। मैक्सिमम कितना लोड लगाने पर वो बॉडी विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन उसको सस्टेन कर लेती है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल। तो वी कैन से द मैक्सिमम लोड और फोर्स और वेट। देखिए, फोर्स को, लोड को हम P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, और वेट को हम W से डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम लोड, फोर्स और वेट सस्टेनिंग कैपेबिलिटी ऑफ एनी बॉडी विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? डिज़ाइन में हम किसी मटेरियल का जो फेलियर है वो तब मानते हैं जब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, मटेरियल लोड लगाने पर डिफॉर्म होता है और लोड हटाने पर वापस अपनी उस इनिशियल पोजीशन में आता है, तो हम कहते हैं वो मटेरियल फेल नहीं हुआ है। लेकिन अगर किसी मटेरियल में लोड लगाने पर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है,
परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है तो हम कहते हैं कि वो मटेरियल क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, वो उस लोड को सस्टेन नहीं कर पाया। तो डिज़ाइन में इसकी जो डेफिनेशन है स्ट्रेंथ की वो होगी मैक्सिमम लोड, फोर्स और वेट सस्टेनिंग कैपेबिलिटी ऑफ एनी बॉडी विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो बिना डिफॉर्मेशन के, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर बॉडी मैक्सिमम लोड को सस्टेन कर लेती है तो वो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक हमने क्यूबॉइड लिया है, एक मटेरियल लिया है, एक मटेरियल का ब्लॉक लिया है, इस मटेरियल के दोनों तरफ हमने क्या किया है, दोनों तरफ हमने लोड अप्लाई कर दिए हैं, ये मान लीजिए ये लोड अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इस लोड अप्लाई करने के बाद हम इसमें डिफॉर्मेशन चेक करेंगे। डिफॉर्मेशन हमने चेक किया, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आया, फिर हमने लोड बढ़ा दिया, फिर चेक किया, डिफॉर्मेशन नहीं आया, लोड बढ़ाते गए जब तक कि ये परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो जाता। तो जिस पॉइंट ऑफ लोड पर ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, वो लोड इसका क्या होगा, इसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट होगी ये इसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। अब स्ट्रेंथ कहाँ से आती है किसी मटेरियल में, स्ट्रेंथ कहाँ से आती है किसी मटेरियल में, तो आप देखेंगे कि कोई भी जो मटेरियल होता है वो किसका बना होता है स्टूडेंट, वो छोटे छोटे एटम्स का बना होता है या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बना होता है। और उन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, उन मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स किस टाइप का होता है, अट्रैक्शन टाइप का, इसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही मटेरियल क्या होगा, क्लोजली बाउंडेड होगा, उतना ही रिजिड होगा, उतना ही उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब है स्ट्रेंथ डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंड कर रही है कोहेसिव फोर्स या फिर हम कहें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द मटेरियल पर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से आ रही है बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो देखिए ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इस लोड को किस तरह से बैलेंस करता है जो हमने इस पर लगाया है। तो मान लीजिए जैसे हमने P फोर्स लगाया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने क्या किया, इस एरिया को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन लिया है। तो देखिए क्या होगा, ये एरिया मैंने यहाँ बना दिया, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है स्टूडेंट, ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये देखिए ये अट्रैक्शन फोर्स है और ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही जब लोड लगाते हो, आपने पी लोड लगाया, ठीक है, तो इस अट्रैक्शन के कारण ये देखिए ये अट्रैक्शन किस तरफ है, इधर की तरफ, और ये लोड किधर है, इधर की तरफ। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये इस लोड के कारण इस मटेरियल को डिस्प्लेस नहीं होने देगा, क्योंकि देखिए लोड इधर है, ये इस मटेरियल को इधर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, इधर की तरफ पुल कर रहा है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स इसको इधर की तरफ पुल कर रहा है। तो एक तरह से क्या होगा, इस लोड को ये अट्रैक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं R मान लेता हूँ, इस फोर्स को मैंने R मान लिया, इंटरमोलिकुलर फोर्स को, और ये इस R की डायरेक्शन ये वाली है। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो किस तरह से बनेगा, ये देखिए ये तो हो गया आपके P जो आपने अप्लाई किया था, और ये अट्रैक्शन के कारण आ रहा है R। तो ये R क्या कर रहा है, ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के कारण फोर्स है, ठीक है, ये P को बैलेंस कर रहा है। तो अब मटेरियल क्या होगा, डिफॉर्म ही नहीं होगा। तो जब तक ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है इसको बैलेंस करता रहेगा जब तक मटेरियल डिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन इस अट्रैक्शन फोर्स की जो कैपेसिटी है, इस अट्रैक्शन फोर्स की जो वैल्यू है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए R की कुछ वैल्यू है, इस अट्रैक्शन फोर्स की कुछ वैल्यू है, वहाँ तक ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, हाँ। लेकिन अगर आप P बढ़ाते जा रहे हैं और अगर इस P की वैल्यू इस R से क्रॉस कर जाती है, ठीक है, इस फोर्स की कुछ वैल्यू है, इस फोर्स की कुछ वैल्यू है, अगर ये फोर्स जब तक बराबर रहते हैं तब तक वो मटेरियल में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ये लोड इसकी वैल्यू इसके अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू से क्रॉस कर जाती है तो अब इस मटेरियल में क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं
कि ये जो कोहेसिव फोर्स है एक तरह का रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है मटेरियल के अंदर अगेंस्ट द लोड। तो ये लोड है और ये रेजिस्टेंस है, तो यही रेजिस्टेंस क्या करेगा, यही रेजिस्टेंस लोड को बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ क्या हो गया, P इजिकल टू आर हो गया। तो जब तक P इजिकल टू आर होगा, यानी लोड जब तक इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर होगा, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स जब तक लोड के बराबर होगा तब तक तो क्या होगा, उस लोड तक तो ये फोर्स बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया है। ये देखिए एक ब्लॉक है, इस पर मैंने लोड लगाया है फोर्स, हाँ, तो ये फोर्स लगा दिया और इस क्रॉस सेक्शन को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इन दोनों ब्लॉक को अलग अलग कर दिया, अपर हाफ को और लोअर हाफ को। तो ये अपर हाफ हो गया, या लोअर हाफ हो गया। ये जो फोर्स है ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये वाला, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स। तो ये किसकी वजह से है, ये यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं और यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच का ये अट्रैक्शन फोर्स है। तो आप देखें ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स था और ये अट्रैक्शन फोर्स है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो अब मटेरियल में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया मैंने, ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया मैंने यहाँ पर। तो इनका एवरेज फोर्स जो होगा, एवरेज जो फोर्स होगा, या फिर हम कहें एवरेज रेजिस्टेंस जो होगा अगेंस्ट द लोड, अगर वो बराबर है यानी F इज इक्वल टू आर है, तब तक ये मटेरियल डिफॉर्म नहीं होगा। तो ये देखिए ये तो एक्सटर्नल लोड हो गया, दिस इज द एक्सटर्नल लोड, और ये जो है अलग अलग मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स है। तो इसका जो एवरेज है वो हमने मान लिया R। तो ये R है अगेंस्ट द एक्सटर्नल लोड। इस तरह से लोअर हाफ में देखें तो ये F नीचे की तरफ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, और ये अब ये जो फोर्स है रेड एरोज में ये अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि इधर के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ और इधर के मॉलिक्यूल इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के कारण मटेरियल में डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने फोर्स लगाया पुल फोर्स इस तरह से, ठीक है, तो अगर ये पुल फोर्स जब आपने लगाया है तो अगर इस पुल फोर्स की वैल्यू, जितना फोर्स आपने लगाया उतनी अगर उतना ही अगर एक्सटर्नल उतना ही अट्रैक्शन फोर्स अगर मॉलिक्यूल्स ने लगा दिया अंदर, है ना, तो फिर क्या होगा, मटेरियल आपका डिफॉर्म नहीं होगा। हाँ, तो आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो मटेरियल के अंदर का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उसको बैलेंस करता जा रहा है। तो वो तब तक बैलेंस करता रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू उस अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा नहीं हो जाती। ठीक है, तो जैसे अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होगी मटेरियल आपका फेल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज इक्वल टू लोड अप्लाइड, देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, हाँ, यानी आपने उतना एक्सटर्नल लोड लगाया है जितना मैक्सिमम लिमिट उसकी अट्रैक्शन फोर्स की थी, तो वहाँ तक तो लोड बैलेंस हो जाएगा। उस कंडीशन में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर लोड अप्लाइड मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड से ज़्यादा है, मैंने कहा था ना कि एक मटेरियल की खुद की लिमिट होती है कि कितना अट्रैक्शन फोर्स वो लगाएगी। तो मटेरियल का जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स है, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स है जो वो लगा सकता है। ठीक है, अगर लोड की वैल्यू उस वैल्यू को क्रॉस कर जाती है तो फिर क्या होगा, मटेरियल डिफॉर्म्ड कंटिन्यूसली टिल द फेलियर टेक्स प्लेस। अब मटेरियल में फेलियर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स और रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, क्योंकि अलग अलग मटेरियल जो होंगे उनमें अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल इज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब स्टील का रेजिस्टेंस अलग होगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी, कॉपर की अलग होगी। ठीक है, हम कहें सीमेंट कंक्रीट की अलग होगी, स्टील बार की अलग होगी। तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है
है ना, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, वो डिपेंड करता है उसकी खुद की नेचर पे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड अगर ज़्यादा है तो मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा लोड को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, उनके मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है अगर वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स को सस्टेन कर सकता है, ज़्यादा फोर्स को बैलेंस कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे हम बात करें दो मटेरियल की हम बात करते हैं, जैसे कॉपर की बात करते हैं और हम आयरन की बात करते हैं, तो कॉपर थोड़ा सॉफ्ट होता है और आयरन जो होता है वो रिजिड होता है, ठीक है। तो आयरन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि आयरन के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कॉपर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्टील की या फिर सॉरी के आयरन की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। अब बात करते हैं, अब जो नई टर्म आती है अब हम स्ट्रेस की बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज अनइवन इन द मटेरियल। मटेरियल का जब एरिया जो हमने लिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखें मॉलिक्यूल्स का तो वो इवन नहीं होगा, वो अनइवन होगा। कहीं डेंसिटी ज़्यादा होगी, कहीं डेंसिटी कम होगी, ठीक है। इसका मतलब कहीं अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और कहीं अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हम इस तरह से करेंगे इसको, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड डिवाइडेड इन द एरिया एट विच लोड अप्लाइड। तो जो कुमुलेटिव जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है पूरे एरिया के कारण, पूरे एरिया के कारण उस एवरेज रेजिस्टेंस को, ठीक है, एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड टर्म स्ट्रेस, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस ऑफर किया था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो रेजिस्टेंस ऑफर एक ही एरिया में, एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया में अलग अलग जगह अलग अलग है। तो हमने क्या किया, उसको इवन करने के लिए टोटल जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसको एरिया से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस पूरे एरिया में इक्वली डिवाइड हो गया। तो इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस और फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड टर्म स्ट्रेस। तो इस तरह से स्ट्रेस टर्म को हम डिफाइन करते हैं, इसका कंसेप्ट हम समझ सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल is represented by a term called resistance or force per unit area, which is called as stress.